जय हिंद मित्रों, मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। मित्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो है एग्ज़ाम चल रही है और उसमें जितने भी जीके से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम पाली वाइज जो है डिस्कस करते जा रहे हैं विवरण सहित। उसके जितने भी इर्द गिर्द से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वे सारे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव रूप में कवर किए गए हैं। तो यदि आप भी जो है आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इन सारे वीडियो को जो है एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाएं। तो फ्रेंड्स, आज जो है इस वीडियो में हम 25 जनवरी 2021 के द्वितीय पाली यानी कि सेकेंड शिफ्ट में जितने भी जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोचिप्स वर्तमान में किससे बनाए जाते हैं। तो माइक्रोचिप्स जो है फ्रेंड्स बनाए जाते हैं वो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, और यह जो सिलिकॉन है अमेरिका में सिलिकॉन वैली नाम से जो है एक जगह भी प्रसिद्ध है, और अपने इंडिया में बात करें तो बेंगलोर जो है उसको सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यह जो अधिकांश माइक्रोचिप जो है ये सिलिकॉन से बने होते हैं, और इसमें जो है अर्ध संचालन का गुण होता है, यानी कि ये सेमीकंडक्टर होता है। यह एक ऐसा सेमीकंडक्टर है, ऐसा अर्धचालक है जो बिजली का संचारण करती है, लेकिन केवल आंशिक रूप में। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो माइक्रोचिप जो है सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 ये किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 368 जो है ये संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 को दिया गया है, और यह जो है संसद को औपचारिक यानी आधिकारिक रूप से संशोधन करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। संसद जो है इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान के अलावा भीतर निरसन के रूप में संविधान में संशोधन को जो है यह संसद को अधिकार देता है, अनुच्छेद 368। तो ये जो है अनुच्छेद 368 से संबंधित प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, बात करें भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया की अनुच्छेद 368 की, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। फ्रेंड्स, हमारा जो संविधान बना जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसमें जो है टोटल 60 देशों का जो है अध्ययन करके और उसके तत्वों का जो है इसमें समावेश किया गया है। उन 60 देशों में साउथ अफ्रीका भी एक कंट्री है जो कि अफ्रीका की कंट्री है, और इससे जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक महिला हार्मोन है। तो फ्रेंड्स, महिला हार्मोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन जो कि लुटियन का बना होता है, यह जो है महिला हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन यह लुटियन का बना होता है और यह जो है महिला हार्मोन है। यह जो है महिलाओं में सेक्स की इच्छा को जो है उत्पन्न करती है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स पुरुषों के हार्मोन की बात पूछे जाए, अगर क्वेश्चन में पुरुषों के हार्मोन की बात पूछा जाए तो पुरुषों के हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि मनुष्य के यानी कि नर के पौरुष विकास की वृद्धि में जो है सहायक होता है, और इसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वायुमंडल की 5 परतें क्या हैं। तो वायुमंडल की जो 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। उसके बाद समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद मड मंडल यानी कि मीजोस्फीयर। उसके बाद ताप मंडल जिसे थर्मोस्फीयर कहते हैं, और एक होता है बहिर्मंडल जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो ये जो है 5 जो है वायुमंडल की परतें हैं पृथ्वी से ऊपर। और गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यही जो है वायुमंडल को थामे हुए है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसे जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल थामे हुए है। फ्रेंड्स, वातावरण में जो है तापमान के आधार पर जो है परतों का समावेश होता है। ये परतें जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मीजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर है। और पृथ्वी के लगभग 500 किलोमीटर ऊपर तक जो है सबसे अंतिम वाला एक्सोस्फीयर होता है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो है वायुमंडल के ऊपर एक्सोस्फीयर है, ये थर्मोस्फीयर है,
ये मीजोस्फीयर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर है और ये ट्रोपोस्फीयर है। तो ये जो है पात मंडल है, इसे क्षोभ मंडल कहते हैं, इसे समताप मंडल कहते हैं, इसे मध्य मंडल कहते हैं और इसे जो है इसे आयन मंडल कहते हैं और इसके बाद जो है इसे बहिर्मंडल कहते हैं। तो इन सारे पांचों फैक्ट को आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। और बात की जाए तो ट्रोपोस्फीयर जो होती है ये जो है लगभग 13 किलोमीटर तक होती है धरती से जो है लगभग 13 किलोमीटर तक होती है। और जितने भी वर्षा बादल ये सब जो घटनाएं होती है ये पहले यानी कि सबसे निचले क्षोभ मंडल में ही होती है। संवहन विक्षोभ की सारी प्रक्रियाएं इसी मंडल में होती है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं जो है इसी मंडल में होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में जितने गैस है उसमें 75% गैस जो है इसी में पाया जाता है। 75% गैस जो है इसी में पाया जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इसमें जो है क्षोभ मंडल में जो है फ्रेंड्स जैसे जैसे हम 1000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो पर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6 डिग्री सेल्सियस 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से तापमान जो है घटता है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो 165 मीटर यानी कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है क्षोभ मंडल में घटता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स समताप मंडल की। तो समताप मंडल में जो है ओजोन गैस होते हैं, जो कि ये समताप मंडल जो कि दूसरा मंडल है और इसमें ओजोन गैस होते हैं जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से जो है हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो है जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। ये जो दूसरा मंडल होता है ये धरती से लगभग ऊपर की तरफ 50 किलोमीटर तक होता है और इसमें जो है मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती। मौसम संबंधी घटनाएं जो है इसके निचले मंडल में होती है। हालांकि इसमें गैसों की जो सघनता होती है वो क्षोभ मंडल की अपेक्षा कम होती है। फ्रेंड्स वायुयान जो उड़ते हैं एरोप्लेन, ये वायुयान जो है समताप मंडल में उड़ते हैं क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, तो रास्ता जो है क्लियर होता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स इसी समताप मंडल में चूँकि ये 50 किलोमीटर ऊपर तक है तो 15 से 35 किलोमीटर तक जो है इसमें ओजोन परत पाया जाता है, जो कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। बात करें तीसरे मंडल की तो तीसरा मंडल जो है मध्य मंडल है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 50 से 80 किलोमीटर तक होती है मध्य मंडल की ऊंचाई। और इसमें जो है मध्य मंडल में जो है -100 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान होता है, यानी कि इसमें भी जो है तापमान घट जाता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स अगला जो है ये आयन मंडल है, यानी कि आयनोस्फीयर। और आयन मंडल जो है ये चौथा मंडल है और इसकी जो ऊंचाई होती है ये 80 से 640 किलोमीटर तक होती है, 80 से 640 किलोमीटर तक। फ्रेंड्स धरती पर जितने भी संचार के साधन हैं, चाहे वो रेडियो हो टीवी हो, ये आयन मंडल में रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है और उसी विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों के कारण जो है धरती पर संचार संभव है। तो यह आयन मंडल जो है नीचे से भेजे गए सिग्नल को फिर से परावर्तित करके वापस धरती पर पहुँचाता है और इससे जो है संचार संभव हो पाता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स बहिर्मंडल की, तो ये जो है 5वां भाग है और बहिर्मंडल जो है ये 5वां भाग है और ये जो है फ्रेंड्स ये 640 से ऊपर की 640 किलोमीटर से ऊपर के जो भाग होते हैं ये कहलाते हैं बहिर्मंडल। और इसमें जो है ये सबसे अधिक तापमान होता है। इसमें यहाँ पर जो है तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इब्न बतूता जो है ये किसके काल में भारत आया था। तो फ्रेंड्स इब्न बतूता जो है ये अफ्रीका एक कंट्री है और यहाँ पर जो है नॉर्थ अफ्रीका में यहाँ पर मोरक्को एक कंट्री पड़ता है नॉर्थ अफ्रीका में। ये जो है अफ्रीका महाद्वीप है और इस अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका में मोरक्को एक कंट्री पड़ता है। यहीं का जो है यह एक ट्रेवलर था, यात्री था और यह जो है फ्रेंड्स यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है यह भारत आया था
22 बरस की उम्र में ही जो है यह ट्रेवल करने निकल गया और लगभग 30 वर्षों तक जो है यह घूमता गया। फ्रेंड्स लगभग जो है 1333 ईस्वी के करीब में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है यह भारत आया था। फ्रेंड्स बात करें तो इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी है रिहला, तो इब्न बतूता की पुस्तक है रिहला, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आगे जो है बैंक रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, व्हाट इज़ बैंक रेट, यहाँ पर बैंक रेट पूछा गया है। तो बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट जो है इसे अमेरिकी अंग्रेजी में कहे तो छूट दर के रूप में भी जाना जाता है। और ब्याज दर वह दर है जो किसी केंद्रीय बैंक द्वारा अपने ऋणों और वाणिज्यिक बैंकों को अग्रिम शुल्क देता है। यानी कि यह जो है RBI द्वारा किसी कॉमर्शियल बैंक को दीर्घकालीन जो है ऋण दिया जाता है बैंक रेट पे। यह जो बैंक रेट होता है ये मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में सहायक होता है और इस बैंक रेट पे जो है दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है कॉमर्शियल बैंकों को। फ्रेंड्स ये बैंक रेट है क्या, तो जब बाज़ार में पैसे जो है अधिक बढ़ जाएंगे तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं, और जब बाज़ार में पैसे कम जाते हैं तो इसे जो है मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। ये दो स्थितियां जो है बाज़ार में बनती हैं। फ्रेंड्स बात करें तो ये जो बैंक रेट है ये RBI के मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है और RBI जो है यह मॉनेटरी पॉलिसी तब लाती है या तो बाज़ार में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो रही हो या मुद्रा अपस्फीति की उस स्थिति उत्पन्न हो रही हो। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी जो है यह एक प्रकार का टूल है, एक प्रकार का यंत्र है, यह एक प्रकार का मैकेनिज्म है और इसके द्वारा जो है RBI बाज़ार में मुद्रास्फीति और अपस्फीति को कंट्रोल करने का कार्य करती है। फ्रेंड्स RBI जो है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा दो तरीके से जो है मुद्रास्फीति और अपस्फीति को कंट्रोल करने का कार्य करती है। इनके जो दो उपकरण होते हैं, एक मात्रात्मक उपकरण होते हैं और एक गुणात्मक उपकरण होते हैं। तो मात्रात्मक उपकरण की बात करें तो इसमें बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद बात करें तो कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR, उसके बाद और बात करें तो SLR, और उसके बाद बात करें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सारी जो प्रक्रियाएं, ये सारे जो तकनीक का उपयोग किया जाता है ये RBI द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के मात्रात्मक उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की गुणात्मक उपकरण की, तो गुणात्मक उपकरण में जो है फ्रेंड्स गुणात्मक उपकरण में फ्रेंड्स उपभोग व्यय, निवेश व्यय, इन सब को जो है शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है बैंक रेट की यानी कि बैंक दर की, जो कि RBI के मात्रात्मक उपकरण का जो है एक हिस्सा है, यानी कि क्वांटिटेटिव उपकरण का जो है एक हिस्सा है। और इस रेट पर RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंकों को यानी कि वाणिज्यिक बैंकों को जो है दीर्घकालीन ऋण जो है उधार देती है इसी रेट पे। अब फ्रेंड्स आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पंचमहल जो है ये कहाँ स्थित है, तो पंचमहल जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल का अर्थ है 5 लेवल का पैलेस, यह जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसे जो है अकबर द्वारा बनवाया गया था। और ये फतेहपुर सीकरी जो है फ्रेंड्स ये UP में पड़ता है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स अकबर का बात करें तो अकबर का जो है पूरा नाम जलालुद्दीन अकबर था, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के पूछे जा सकते हैं। यह पंचमहल जो है एक मुगल वास्तुकला का जो है काफ़ी उत्कृष्ट उदाहरण है और 1569 ईस्वी में जो है इसे बनाया गया था। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो 1571 से लेकर 75 तक जो है यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा था।
फ्रेंड्स, यहाँ पर राजधानी लाने के पीछे कारण यह था कि अकबर को जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी और यहीं पर जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है और शेख सलीम चिश्ती से जो है फ्रेंड्स अकबर ने जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए अर्जी लगाई थी और उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ था। इसी के उपरांत जो है खुशी में जो है इन्होंने यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया और यहाँ जो है अपनी राजधानी स्थानांतरित की। हालांकि पानी की कमी की वजह से जो है इस राजधानी को फिर से स्थानांतरण करके आगरा ले आया गया, यानी कि यहाँ से फिर आगरा जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी आ जाती है। मुगल साम्राज्य यानी कि उसे उस समय का भारत कह सकते हैं। फ्रेंड्स, यह फतेहपुर सीकरी यह वह जगह है जहाँ पर जो है अकबर के बाबा कौन है, बाबर और राणा सांगा, इसी के बीच जो है यह सीकरी में लड़ाई हुआ था। उसके बाद जो है यह बाबर इसमें जीत गए थे और इस जगह को कब्जा कर लिए थे, तो अकबर ने जो है बाद में फिर यहाँ पे फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। फ्रेंड्स, यह जो फतेहपुर सीकरी है इसका सबसे विशेष जो आकर्षण है यह है बुलंद दरवाज़ा, जिसे जो है बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने जो है 1602 में जब गुजरात पर विजय कर ली अकबर ने, तो उस समय जो है इस बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नई मंजिल योजना का क्या उद्देश्य है। तो नई मंजिल योजना का उद्देश्य है अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना। अल्पसंख्यक वे होते हैं जो किसी देश में कम संख्या में होते हैं। जैसे हमारे देश में बात करें तो लगभग 80-82 करोड़ हिंदुओं की संख्या है और बाकी जो है अन्य कास्टों यानी अन्य धर्मों की संख्या है, अन्य धार्मिक समुदायों की संख्या है, तो वे सब जो है अल्पसंख्यक हुए, जबकि हिंदू जो है भारत में बहुसंख्यक हुए। तो इन्हीं अल्पसंख्यक में जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये सब जो है अल्पसंख्यक समुदाय में भारत में शामिल है और इन्हीं अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करने के लिए नई मंजिल योजना को जो है लाया गया है। ये जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के समुदाय की प्रगति की और सशक्तिकरण की बातें करता है नई मंजिल योजना। इसमें जो है फ्रेंड्स इसमें मेनली रूप से जो है डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए उन छात्रों को लाभ पहुंचाया जाता है जो छात्र कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से अपनी 10वीं तक की पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए हैं और इन छात्रों का इसमें नामाकरण करके 10वीं और 12वीं जो है दूरस्थ शिक्षा के जरिए इसमें कराया जाता है और यूनिवर्सिटी में इस सर्टिफिकेट के सहारे बच्चे, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यह योजना जो है 8 अगस्त 2015 को शुरू हुआ था, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ का परमानेंट सदस्य कौन है। तो फ्रेंड, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन तो आप जरूर करके जाइए, 1 नंबर जो है इससे पक्के हो जाएंगे। इसमें जो है फ्रेंड्स टोटल 15 देश शामिल है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जबकि 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं और इस अस्थायी सदस्य में भारत भी चुने गए हैं। लेकिन अस्थायी सदस्य की बात करें तो ये 5 अस्थायी सदस्य जो है बिग 5 यानी कि P5 के नाम से जाने जाते हैं, जिनके पास जो है वीटो का अधिकार होता है। और ये जो सदस्य है अस्थायी सदस्य, परमानेंट सदस्य, जिसमें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद चाइना, फ्रांस और रसिया है। ये 5 ऐसे सदस्य हैं जो बिग 5 के नाम से जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन पूछा गया है ये कि द अग्नि 5 ये श्रेणी क्या है। तो फ्रेंड्स, अग्नि 5 जो है ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का एक प्रकार है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक प्रकार है और इस मिसाइल के द्वारा जो है यानी कि एक देश से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप यानी कि एशिया महाद्वीप से बात करें तो अन्य जो महाद्वीप है जैसे अफ्रीका हो गई, उत्तरी अमेरिका हो गई, दक्षिणी अमेरिका हो गई, उसके बाद अंटार्कटिका हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर इस मिसाइल से जो है परमाणु बम, गोला हथियार दागे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें तो यह जो द अग्नि 5 मिसाइल है यह 1 टन पेलोड लेकर जो है 5000 किलोमीटर तक से 5000 से 5800 किलोमीटर तक की दूरी के निशाने को जो है साध सकता है।
फ्रेंड्स इसमें MIRV टेक्निक का उपयोग किया गया है इस द अग्नि 5 में। और MIRV टेक्निक ये होता है, इस MIRV टेक्निक का मतलब होता है इसमें MIRV टेक्निक का उपयोग किया गया है। और इस MIRV टेक्निक का उपयोग होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि एकाधिक स्वतंत्र रूप से लक्षित करने योग्य पुनः प्रवेश वाहन। तो फ्रेंड्स इसका जो निर्माण कराया है, इसके निर्माणकर्ता जो है DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यह जो है रक्षा क्षेत्र में एक रक्षा क्षेत्र के हथियार यंत्र और औजार बनाने के क्षेत्र में भारत का जो है एक अग्रणी संस्थान है, जिसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो है G सतीश रेड्डी जी हैं। तो इन सारी फैक्टों को आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स आगे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो कोचों को जो है फ्रेंड्स ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये कोचों को दिया जाता है। फ्रेंड्स ये बात करें तो भारत में युवा और खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। युवा और खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो यह जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह 1985 से जो है भारत में शुरू हुई थी। और सबसे पहले जो है यह भालचंद्र भास्कर और ओम प्रकाश भारद्वाज, इनको जो है यह पुरस्कार दिया गया था 1985 में। तो इन सारे फैक्टों को भी आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि देश में अगर आपात स्थिति हो तो इसके लिए क्या प्रावधान है भारतीय संविधान में। तो देश में कभी विषम परिस्थिति आ जाए और कभी आपात स्थिति आ जाए, चाहे वो युद्ध की वजह से हो या सशस्त्र विद्रोह की वजह से हो या संवैधानिक विफलता की वजह से हो या वित्तीय आपातकाल की वजह से हो, तो ये इन सारी वजहों से जो है देश में आपातकाल आ सकता है। और इसके लिए जो है हमारे संविधान में बजावते से जो है इसका प्रावधान दिया गया है। फ्रेंड्स ये जो आपातकाल का प्रावधान है ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। और फ्रेंड्स बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 18 में जो है इमरजेंसी की चर्चा की गई है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपसे पूछ सकते हैं कि भाग 18 में जो है आपातकाल के प्रोविजन की चर्चा की गई है। फ्रेंड्स बात करें तो आपातकाल जो है भारतीय संविधान के भाग 18 में 52 से 60 तक के जो अनुच्छेद है ये आपातकाल से संबंधित है, जिसमें 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा जो है भारतीय संविधान करता है। अनुच्छेद 352 की बात करें तो यह जो है राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात अनुच्छेद 352 करता है। और इसमें जो है युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इस 3 आधार पर जो है यह आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स अगला जो है इम्पोर्टेंट है वो है अनुच्छेद 356। और 356 के अनुसार जो है राष्ट्रपति राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए किसी भी राज्य में और उस स्थिति में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश करे या राष्ट्रपति खुद संज्ञान में ले ले, तो इस प्रकार जो है राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और जिसके तहत जो है जम्मू कश्मीर में बार बार राष्ट्रपति शासन लगते रहे हैं। फ्रेंड्स और आगे बात करें तो ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है ये अनुच्छेद 360 के बारे में पूछा गया है। और अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। अब तक जो है देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। फ्रेंड्स संवैधानिक स्थिति में जो है आपातकाल यदि लगती है तो इस स्थिति में जो है इस पर 44वां संशोधन द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया कि
इसका जो है जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण जो है, जिसकी शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, उच्चतम न्यायालय के पास है, उनके द्वारा जो है न्यायिक पुनरीक्षण भी किया जा सकता है। और ये जो है बात 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया। तो ये तो फ्रेंड्स इमरजेंसी से संबंधित थी। और 3 प्रकार के इमरजेंसी जो है विषम परिस्थिति से निपटने के लिए लगाए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, और जो कि भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 60 तक इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यह है कि CPU के सॉफ्टवेयर भाग निम्नलिखित में से कौन है। तो CPU का जो सॉफ्टवेयर भाग होता है, प्रोग्रामिंग जो होता है वो CPU का सॉफ्टवेयर भाग होता है। आगे बात की जाए फ्रेंड्स, तो आगे पूछा गया है कि भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो भारत में जो है काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। महाराष्ट्र के दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। फ्रेंड्स बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी क्या है। तो मिट्टी जो है यह पृथ्वी की ऊपरी परत है, जो कि पौधे और जीव जंतु के पोषण और वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह जो है फ्रेंड्स पौधे की वृद्धि के लिए पोषक तत्व जल खनिज लवण की व्यवस्था करता है, उसे उपलब्ध कराता है। फ्रेंड्स ये जो पौधे होते हैं ये खनिज कण, जीवांश, मृत पौधे, पत्तियां, इन सब से मिलकर जो है करोड़ों साल में जो है यह जन्म लेती है, मिट्टी बनती है। करोड़ों साल में जो है मिट्टी बनने की प्रक्रिया होती है। फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में काली मिट्टी के बारे में पूछा गया है। तो काली मिट्टी जो है ये लावा पदार्थ के कण यानी कि बेसाल्ट के कण से बने होते हैं, और इसलिए जो है यह काली होती है। काली होने के पीछे कारण ये होता है कि इसमें लोहा के टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति होती है। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट इसकी उपस्थिति होती है, और यही वजह है कि यह काला दिखती है। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से यह काला दिखती है। फ्रेंड्स इस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। इसे स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चेरनोजम भी कहते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक भी कहते हैं। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। जबकि भारत के उत्तर प्रदेश में इसे करेल के नाम से जाना जाता है। इसमें कपास के अलावा गन्ना, गेहूँ और प्याज की खेती के लिए जो है यह काफ़ी उपयुक्त है। फ्रेंड्स इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव तत्व की जो है ये कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव तत्व की जो है कमी होती है। जबकि पोटास, एल्युमिनियम उसकी इन सब की जो है मैग्नीशियम, इन सब की जो है अधिकता होती है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो है काली मिट्टी से संबंधित कुछ फैक्ट थे। फ्रेंड्स और बात करें तो ये जो है महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रोग से, और काफ़ी जो है रोग से क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि चेचक के टीके की खोज किसने की। तो एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की, और सन 1796 में एडवर्ड जेनर द्वारा जो है पेश किया गया कौन चीज़, चेचक का टीका। और यह जो है चेचक का टीका विकसित होने वाला पहला सफल टीका था। फ्रेंड्स चेचक जो रोग होता है ये एक वायरल बीमारी है, यानी कि वायरस के कारण होता है। और वायरस की अन्य बीमारियों में बात करें तो खसरा, रेबीज, पोलियो, एड्स, डेंगू, ये सब जो है वायरस यानी कि वायरल बीमारी या विषाणु से फैलने वाली बीमारियां हैं। और फ्रेंड्स बात करें तो रोग जो होते हैं वो रोग, मानव में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक जो है जन्मजात रोग होते हैं, यानी कि जो जन्म से ही जो है बच्चे मनुष्य में जो है ये प्रवेश कर जाते हैं, जन्म के समय से ही उपलब्ध होते हैं। जिसमें हीमोफीलिया की बात करें या वर्णांधता की बात करें तो ये जो है जन्मजात रोगों के कैटेगरी में शामिल है, और ये इसके उदाहरण है। इसे अंग्रेजी में कॉन्जेनिटल कहते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है गर्भ के दौरान से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स अगला जो रोग होता है ये संक्रामक रोग होता है, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और इसे इंग्लिश में एक्वायर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वायर्ड कहते हैं। और इसमें जो रोग शामिल होते हैं फ्रेंड्स, इसमें चेचक, खसरा, रेबीज, पोलियो, ये सभी रोग जो है इसमें शामिल होते हैं।
फ्रेंड्स, संक्रामक जो रोग होते हैं वो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक से फैलते हैं। गैर संक्रामक रोग में जो है फ्रेंड्स बात करें तो कैंसर, हृदय रोग, अनुवांशिक रोग, ये सब जो है गैर संक्रामक रोग में शामिल है। तो इन सारे फैक्टों को भी जो है आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान इसकी शुरुआत कब की गई? तो 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट में जो है राजघाट से यह शुरू किया गया 2 अक्टूबर 2014 को। इसका विजन ये था कि महात्मा गांधी ने जो है देश को तो आज़ाद करा दिया, लेकिन स्वच्छता से जो है देश को मुक्त नहीं कर सके, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। फ्रेंड्स, यह जो है एक राष्ट्रीय स्तर की योजना है और इसके तहत जो है गली, शहर, सड़क, अर्थ, अधोसंरचना, इन सबको जो है साफ सुथरा यानी कि स्वच्छ करने की जो है सिफारिश की गई है इस योजना के माध्यम से। फ्रेंड्स, यह जो योजना है स्वच्छ भारत अभियान, इसका स्लोगन है स्वच्छता की ओर एक कदम, और इसी के तहत जो है भारत के सभी पंचायतों में को ODF करने का जो है प्रयास किया गया था। वह स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही किया गया था। ODF का फुल फॉर्म जो होता है ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच से मुक्ति। तो ये जो है स्वच्छ भारत अभियान का ही एक हिस्सा था, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात की जाए फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस पुरस्कार का संबंध खेल से है? तो अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार का जो है संबंध खेल से है, और यह खेल क्षेत्र में सन 1961 से जो है दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। यह भारतीय गणराज्य का खेल सम्मान है। यह पुरस्कार प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत के एक पात्र अर्जुन है, और उसी के नाम पर जो है इसे अर्जुन पुरस्कार नाम रखा गया है। फ्रेंड्स, बात करें तो इसमें जो है 15 लाख रुपया और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र, ये 3 चीज़ें दी जाती हैं। जो व्यक्ति इस पुरस्कार के विजेता होते हैं उन्हें 15 लाख रुपया, एक अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, फिलहाल में जो है 2020 में वर्ल्ड लेवल के निशानेबाजी में बिहार की श्रेयसी सिंह को यह अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस पुरस्कार का संबंध खेल से है? अगले क्वेश्चन की बात यह है कि शालीमार बाग की शैली क्या है? तो फ्रेंड्स, यह जो है मुगल वास्तुकला का जो है एक उदाहरण है। तो शालीमार बाग जो है एक विशिष्ट मुगल उद्यान है जिसमें 3 छज्जे हैं। यह 587 मीटर लंबाई और 251 मीटर गहराई के साथ 31 एकड़ भूखंड पर जो है यह जो है शालीमार बाग जो है यह फैला हुआ है। फ्रेंड्स, शालीमार बाग जो है इसे जहांगीर द्वारा बनाया गया था। शालीमार बाग को जहांगीर द्वारा बनाया गया था। वही जहांगीर जो अकबर का बेटा था, और इस जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तो जहांगीर जो है ये बाबर का परपोता था, जबकि हुमायूं का पोता था। फ्रेंड्स, जहांगीर ने जो है श्रीनगर में इसे अपनी बेगम थी मेहरुन्निसा, जिसे वे नूरजहां की उपाधि देते थे, तो उसी नूरजहां की याद में जो है इसे बनाया था शालीमार बाग। फ्रेंड्स, अब फिलहाल जो है यह शालीमार बाग जम्मू एंड कश्मीर पर्यटन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और उसी की देखरेख में है। फ्रेंड्स, जहांगीर ने फारसी में एक कथन कहा था, पंक्तियाँ कही थी, और वह कहा था कि यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। तो ये जो है जहांगीर ने ही कहा था कि यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन न्यायपालिका से पूछा गया है। और फ्रेंड्स, बात करें तो कोई भी लोकतंत्र हो या गणतंत्र हो, पूरे विश्व में लोकतंत्र, जैसे भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र, गणतंत्र, जनतंत्र, ये सभी शब्द जो हैं लगभग एक ही हैं। सभी को जो है एक ही से सूचित करते हैं, जनतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र। तो पूरे विश्व में कोई भी देश जो है लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र हो, तो ये जो है तीन जो है आधार पर चलती है, और 3 जो है इसके मैकेनिज्म होते हैं।
न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका के राष्ट्रपति होते हैं। विधायिका में संसद दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि न्यायपालिका का प्रधान सुप्रीम कोर्ट का जज CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। तो फ्रेंड्स, इसी में जो है इसके एक पिलर की बात हो रही है, यानी कि न्यायपालिका वाले पिलर की बात हो रही है। और शासन चलाने के लिए ये तीनों को अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं, पृथक शक्तियाँ दी गई है, और ये जो है अपने शक्तियों के हिसाब से अपना सरकार चलाने का कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें तो कानून का सही अर्थ जो है वह न्यायपालिका द्वारा ही निकाला जाता है, यानी कि कानून की विस्तृत व्याख्या जो है न्यायपालिका ही करती है, और विस्तृत व्याख्या करके कि दोषी व्यक्ति को दंडित करती है, विवादों का समाधान करती है, और उसके बाद जो है अपराधों की जो संख्या बढ़ रही है उस अपराधों की संख्या को कम करने का कार्य न्यायपालिका ही करती है। फ्रेंड्स, अभी बात करें तो भारत में टोटल जो है 25 हाई कोर्ट है, और अमरावती जो है, जो कि आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, ये 25वां हाई कोर्ट बना है, जो कि 1 जनवरी 2019 से यह कार्य करना शुरू किया। फ्रेंड्स, बात करें तो न्यायपालिका के बारे में भारतीय संविधान के भाग 5 में बताया गया है। भाग 5 में अध्याय 4 में जो है न्यायपालिका के बारे में वर्णन दिया गया है, और यह जो है अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 47 तक न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। फ्रेंड्स, अभी जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि संघीय अदालत के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, जो कि एक उच्चतम न्यायालय के रूप में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रूप में 28 जनवरी 1950 से कार्य करने लगा। फ्रेंड्स, न्यायपालिका का जो ये आदर्श वाक्य है, ये पूछा जा सकता है, तो यह न्यायपालिका का जो आदर्श वाक्य है वो है यतो धर्मस्ततो जया। यह जो है न्यायपालिका का आदर्श वाक्य है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और अभी जो है फिलहाल न्यायपालिका के जो प्रधान है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो शरद अरविंद बोबडे हैं, जबकि इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो रंजन गोगोई थे, और उससे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो दीपक मिश्रा थे। तो इन सारे फैक्टों को भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब आगे बात करें फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्विट्जरलैंड के चारों ओर कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो एल्प्स जो है पर्वत श्रृंखला, ये स्विट्जरलैंड के चारों ओर है, और ये जो है लगभग स्विट्जरलैंड के 60% भाग को कवर करता है। स्विट्जरलैंड जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्व में आल्प्स के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। आल्प्स के उत्तर में स्विस पठार और देश के पूर्व पश्चिम में अक्ष के साथ चलता है। स्विट्जरलैंड की अधिकांश आबादी जो है पठार की पहाड़ियों और मैदानों पर रहती है। फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड जो है यह एक मध्य यूरोप का कंट्री है, और अभी फिलहाल में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF की जो है मीटिंग स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रही है। तो ये ऐसे भी करेंट से लिंक करके आप ध्यान रख सकते हैं। तो स्विट्जरलैंड जो है मिडिल यूरोप का जो है एक कंट्री है। यहाँ इस देश में जो है पर्वत, गांव, सरोवर, चरागाह सभी देखने को मिलते हैं। यहाँ का जो जीवन स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है। यहाँ की घड़ियाँ, चॉकलेट, ये सब काफ़ी जो है फेमस होती है। फ्रेंड्स, बात करें तो स्विट्जरलैंड के चारों ओर इसके उत्तर पूर्व में जर्मनी है। नक्शे के हिसाब से बात करें तो इसके उत्तर पूर्व में जर्मनी है, जबकि पूर्व में बात करें तो यह जो है ऑस्ट्रिया है। उसके बाद दक्षिण में बात करें तो स्विट्जरलैंड के दक्षिण में इटली है। उसके बाद इसके वेस्ट में बात करें तो वेस्ट में जो है पश्चिम में फ्रांस है। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंटार्कटिका क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो अंटार्कटिका क्षेत्र है, ये यदि पृथ्वी को गोल मान लिया जाए तो ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये पश्चिमी ध्रुव और ये पूर्वी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बात करें तो उत्तरी साइड में ये वाला जो क्षेत्र है ये अंटार्कटिका यानी कि उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र में पड़ता है। ये वाला क्षेत्र जो है ये अंटार्कटिका है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं।
आगे बात की जाए तो आगे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चावल के खेतों में कौन सी गैस पैदा होती है, तो मीथेन। चावल के खेत में यदि अधिक मात्रा में पानी जम जाते हैं तो उस पानी जमने के कारण जो है उसे मीथेन गैस निकलने लगती है। तो बाढ़ की स्थिति में जो है चावल उगाने से मीथेन के वैश्विक 12% तक जो है यह वैश्विक उत्सर्जन में मीथेन जो है यह कारण बनता है चावल की खेती से। और एक गैस जो मनुष्यों की वजह से लगभग 1/4 ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, यह गैस जो है मीथेन ही है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आवर्त सारणी तैयार की किसने तैयार की। तो फ्रेंड्स आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ ने तैयार की आवर्त सारणी, और मोसले ने भी तैयार की। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन की बात की जाए तो MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसमें कितनी फसलें हैं, तो टोटल जो है इसमें 22 फसलें शामिल है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में टोटल 22 फसलें शामिल है। और यह जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर कृषि, जो कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर CCEA, मतलब यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी, CCEA का फुल फॉर्म है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर जो है CCEA द्वारा वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, एक खरीफ के सीजन में और दूसरा जो है रबी के सीजन में। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें जो 22 फसल शामिल है, इसमें जो फ्रेंड्स टोटल 22 फसल शामिल है, उसमें 7 खाद्यान्न है, उसके बाद 5 जो है दलहन शामिल है, 7 जो है तिलहन शामिल है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अन्य फसल जो है अन्य फसल कपास वगैरह मिला के जिसमें 3 शामिल है। तो ये जो है टोटल 22 फसल जो है ये MSP में यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ये IUCN के जो है सेकेंड कैटेगरी में ये आती है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में भी काफ़ी जो है यह IUCN के बारे में डिस्कस किया गया है। यह जो है फ्रेंड्स असम के गोलाघाट जिले में पड़ता है। किस घाट में जिले में, तो गोलाघाट जिले में जो है यह पड़ता है। और यह जो इसकी जो स्थापना हुई थी काजीरंगा नेशनल पार्क की वो 1908 में हुई थी। तो इन सारे फैक्टों को भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा जो है CPU का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर जो है विकल्प की स्पष्टता नहीं है। आगे बात की जाए तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो है इसके लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी जो है इसके लेखक है। और इसमें दादा भाई नौरोजी ने जो है ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह बताया कि कैसे जो है भारत का धन अंग्रेजों द्वारा लूटकर इंग्लैंड में ले जाया जा रहा है, और इस किताब में इसी बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये जो है पारसी धर्म से संबंध रखते हैं और ये प्रथम पारसी थे जिन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये एक शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी थे और भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो ये आप ध्यान रखते हैं कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये सारे फैक्ट को जो है आप ध्यान रख सकते हैं दादा भाई नौरोजी से संबंधित। आगे बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो नमक सत्याग्रह जो है ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। फ्रेंड्स ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। देखिए फ्रेंड्स नमक सत्याग्रह शुरू कब हुआ, तो भारत में जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं से निपटने के लिए महात्मा गांधी ने 2 मार्च 1930 को वायसराय को खत लिखते हैं। 2 मार्च 1930 को वायसराय को खत लिखते हैं और उस समय वायसराय जो है लॉर्ड इरविन थे। उन्हें खत लिखते हैं और अपनी 11 सूत्री मांगे रखते हैं उसके समक्ष। वायसराय जो है इस पर जो है विचार नहीं करते हैं महात्मा गांधी के पत्र पर और उनकी मांगे नहीं मानते हैं। तो महात्मा गांधी 2 मार्च को ही बता देते हैं कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे जो है नमक सत्याग्रह शुरू करेंगे। और इसी
बात को पूरा करने के लिए जो है फ्रेंड्स 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने जो है नमक सत्याग्रह शुरू किया जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चला। इसमें जो है 78 सहयोगी जो है महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह में भाग लिए, इनके साथ साथ चले। फ्रेंड्स टोटल 24 दिन की जो है यह यात्रा रही, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और टोटल जो है 240 किलोमीटर की यह यात्रा थी। 78 लोगों के साथ 24 दिन की यात्रा करके 240 किलोमीटर जो है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी चले थे। फ्रेंड्स 4 मई 1930 को जो है इसी नमक सत्याग्रह तोड़ने के जुर्म में जो है इन्हें महात्मा गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जब महात्मा गांधी ये बोलते हैं कि कल जो है हम अपने सहयोगियों के साथ धारसाना नामक जो है कंपनी कारखाना है उस पर धावा बोलेंगे, तो इसी के उपरांत जो है अंग्रेजों द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये जो है फ्रेंड्स दांडी यात्रा है महात्मा गांधी की, और इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो यह सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, जिसने महात्मा गांधी ने 5 अप्रैल को अरब सागर में दांडी के तटीय शहर में नमक कानून के रूप में शुरू किया। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो ये 5 अप्रैल को वहाँ दांडी पहुँचे थे, और 6 अप्रैल को सुबह सुबह इन्होंने जो है मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को महात्मा गांधी ने तोड़ा था। तो फ्रेंड्स ये जो है 25 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, उससे संबंधित अन्य तथ्यों के साथ भी जो है इन प्रश्नों को हमने कवर करने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।